नमस्कार, कर्म ओनली स्टडी में आपका स्वागत है। नमस्कार। तो पृथ्वी की सतह के नीचे क्या है, मतलब हजारों किलोमीटर गहराई में क्या छिपा है, ये सवाल सदियों से हम सबको सोचने पर मजबूर करता रहा है। सही बात है। और हम इंसान आज तक सतह के नीचे महज 12 किलोमीटर तक ही जा पाए। बस 12 किलोमीटर। और पृथ्वी का केंद्र तो यहाँ से लगभग 6400 किलोमीटर दूर है। जी, तो सवाल उठता है कि फिर हमें ये कैसे पता कि पृथ्वी अंदर से परतों में बटी है या उसका केंद्र ठोस लोहे का है। हाँ, ये तो एक जासूसी कहानी जैसा लगता है। बिल्कुल, और इसका जवाब एक बहुत ही अनोखी वैज्ञानिक जासूसी में ही छिपा है। देखिए, हम पृथ्वी के अंदर झांक तो नहीं सकते, लेकिन हम उसे सुन जरूर सकते हैं। सुन सकते हैं मतलब जब भी दुनिया में कहीं भूकंप आता है तो उसकी ऊर्जा तरंगों के रूप में पूरी पृथ्वी से होकर गुजरती है। ये भूकंपीय तरंगे या सिस्मिक वेव्स एक तरह से हमारे ग्रह का अल्ट्रासाउंड कर देती हैं। अच्छा, तो आज की हमारी ये जो गहरी पड़ताल है वो इसी सिस्मिक डेटा और भूविज्ञानिक अध्ययनों का निचोड़ है। जी, और हमारा मिशन है इन तरंगों के छोड़े हुए सुरागों का पीछा करना और पृथ्वी के केंद्र तक का एक सफर तय करना। ये समझना कि कैसे वैज्ञानिकों ने सिर्फ इन कंपनों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पूरा नक्शा तैयार कर लिया। बिल्कुल, तो चलिए इस दिलचस्प खोज की शुरुआत करते हैं। चलिए, तो सबसे पहली बात, आधुनिक समझ क्या कहती है? आधुनिक समझ ये है कि पृथ्वी अंदर से 3 मुख्य संकेंद्रीय परतों से बनी है: क्रस्ट, मैंटल और कोर। संकेंद्रीय यानी कॉन्सेंट्रिक। हाँ, जैसे प्याज की परतें होती है ना, जिनका केंद्र एक ही होता है, वैसी ही। ठीक है, तो सबसे बाहरी परत कौन सी है? सबसे बाहरी और सबसे पतली परत है क्रस्ट, या जिसे भूपटल भी कहते हैं। ये वही सतह है जिस पर हम सब रहते हैं। और ये कितनी मोटी है? इसकी औसत मोटाई सिर्फ 30 किलोमीटर है। औसत मतलब ये हर जगह एक जैसी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोतों के मुताबिक महाद्वीपों के नीचे जहां बड़े बड़े पहाड़ हैं, वहां ये 50 से 70 किलोमीटर तक मोटी हो सकती है। अरे वाह! लेकिन महासागरों के नीचे ये बहुत पतली, सिर्फ 5 से 10 किलोमीटर की रह जाती है। अच्छा, इतना बड़ा अंतर क्यों? महाद्वीपीय और महासागरीय क्रस्ट में ये फर्क क्यों है? इसकी वजह उनके बनने की प्रक्रिया और उनके घनत्व यानी डेंसिटी में है। महाद्वीपीय क्रस्ट जो है वो मुख्य रूप से ग्रेनाइट जैसी हल्की चट्टानों से बनी है। अच्छा, वहीं महासागरीय क्रस्ट बेसाल्ट जैसी भारी और सघन चट्टानों से बनी है, इसीलिए वो पतली होती है और मेंटल के ऊपर एक तरह से नीचे धसी रहती है। तो इसका मतलब क्रस्ट भी एक समान नहीं है, इसके अंदर भी अपनी परतें हैं। जी हाँ, सबसे ऊपर तो लगभग 10 किलोमीटर तक अवसादी चट्टानें हैं जो मिट्टी कंकड़ के जमने से बनती हैं। उसके नीचे महाद्वीपों पर ग्रेनाइट की परत है और सबसे नीचे बेसाल्ट की। और यहीं पर हमारी जासूसी का पहला सुराग मिलता है ना? सही कहा। लगभग 20 किलोमीटर की गहराई पर जहां ये ग्रेनाइट और बेसाल्ट की परतें मिलती हैं, वहां भूकंपीय तरंगों की गति अचानक बदल जाती है। और ये बदलाव एक सीमा या बाउंड्री का संकेत देता है। बिल्कुल, इसी सीमा को कोनार्ड असंबद्धता या कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। ये असंबद्धता शब्द, इसे आसान भाषा में कैसे समझें? यूं समझिए कि ये एक सिस्मिक मिरर जैसा है, एक ऐसी जगह जहां चट्टानों के गुण इतने बदल जाते हैं कि तरंगे या तो मुड़ जाती हैं या परावर्तित हो जाती हैं, और हमें उस सीमा का पता चल जाता है। अच्छा, और इसी कोनार्ड असंबद्धता के आधार पर क्रस्ट को ऊपरी और निचली क्रस्ट में बांटा जाता है। जी, लेकिन एक और ज्यादा महत्वपूर्ण सीमा है जो क्रस्ट के ठीक नीचे है। जहां क्रस्ट खत्म होती है और अगली विशाल परत यानी मेंटल शुरू होती है। हाँ, उसे मोहोरोविसिक असंबद्धता या संक्षेप में मोह। जी, मोह। यहाँ पर भूकंप की पी तरंगों की गति अचानक 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज्यादा हो जाती है। जो इस बात का साफ संकेत है कि हम अब किसी बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा घने पदार्थ वाले क्षेत्र में आ गए हैं। एकदम सही। ये क्रस्ट और मैंटल के बीच की एक स्पष्ट सीमा रेखा है। तो सिस्मिक तरंगों ने हमें क्रस्ट के पार पहुंचा दिया है। अब हम उस विशाल परत में हैं जो पृथ्वी के कुल आयतन का 83% हिस्सा घेरती है, मैंटल। अगर पृथ्वी एक उबला हुआ अंडा है तो क्रस्ट उसका छिलका है और मैंटल उसके अंदर का सफेद हिस्सा। बिल्कुल, और ये मैंटल ही पृथ्वी का इंजन रूम है। ये 30 किलोमीटर से शुरू होकर लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। और ये भी एक जैसा नहीं है ना? नहीं,
मोहो असंबद्धता को पार करते ही मैंटल के ऊपरी हिस्से में यानी 30 से 200 किलोमीटर की गहराई में तरंगों की गति फिर से थोड़ी कम हो जाती है। गति कम हो जाती है। हाँ, इसीलिए इस क्षेत्र को निम्न गति का मंडल या लो वेलोसिटी जोन कहते हैं। गति का कम होना, इसका मतलब है कि यहाँ पदार्थ की अवस्था में कुछ बदलाव आया है? क्या ये हिस्सा पिघला हुआ है? पूरी तरह नहीं, बल्कि आंशिक रूप से पिघला हुआ है। और इसके ठीक नीचे 200 से 700 किलोमीटर का हिस्सा और भी खास है, जिसे दुर्बलता मंडल या एस्थीनोस्फीयर कहते हैं। दुर्बलता मंडल? यहाँ चट्टारें ठोस हैं, लेकिन अत्यधिक गर्मी और दबाव के कारण उनमें प्लास्टिक जैसा गुण आ जाता है। आप इसे एक बहुत गाढ़ा शहद या जेली की तरह समझ सकती हैं। और यही वो परत है जिस पर हमारी दुनिया टिकी हुई है, मतलब पृथ्वी की सारी टेक्टोनिक प्लेट्स। जी, जिन पर महाद्वीप और महासागर टिके हैं, वो इसी प्लास्टिक जैसी परत के ऊपर तैर रही हैं। तो इसका मतलब पृथ्वी पर होने वाले ज्वालामुखी और भूकंपों का सीधा संबंध मैंटल के इसी हिस्से से है? बिल्कुल, ये सिर्फ एक तथ्य नहीं, बल्कि हमारे ग्रह की पूरी भूगर्भीय सक्रियता का स्रोत है। अच्छा, फिर 700 किलोमीटर के बाद क्या होता है? जब हम 700 किलोमीटर की गहराई पे पहुंचते हैं, तो ये प्लास्टिक जैसा व्यवहार खत्म हो जाता है और मैंटल फिर से पूरी तरह ठोस हो जाता है। और यहाँ भी एक बाउंड्री बनती होगी? हाँ, इस बदलाव से एक और सीमा बनती है जिसे रिपिटी असंबद्धता कहते हैं। ये ऊपरी मैंटल और निचले मैंटल को अलग करती है। और फिर निचला मैंटल कहाँ तक है? यहाँ से 2900 किलोमीटर तक निचला मैंटल ठोस अवस्था में है। तो मैंटल के आखिर तक पहुंचते पहुंचते भूकंपीय तरंगों की गति बहुत तेज हो जाती है, लेकिन 2900 किलोमीटर पर एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। सही कहा, 2900 किलोमीटर की गहराई पर पी तरंगों की गति जो मैंटल के आधार पर बहुत तेज थी, अचानक धड़ाम से गिर जाती है। और एस तरंगे? और एस तरंगें जो सिर्फ ठोस माध्यम से गुजर सकती हैं, वे पूरी तरह से गायब हो जाती हैं। गायब हो जाती हैं? जी, और ये इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि तरंगों ने किसी तरल चीज में प्रवेश किया है। तो ये है मैंटल और कोर के बीच की सीमा। बिल्कुल, जिसे गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। एस तरंगों का गायब हो जाना, ये तो एक जबरदस्त खोज है। इसका मतलब है कि हम पृथ्वी के केंद्र में एक ऐसे हिस्से में पहुंच गए हैं जो पिघला हुआ है। हाँ, हम कोर में प्रवेश कर चुके हैं। ये पृथ्वी का सबसे घना और सबसे गर्म हिस्सा है। केंद्र में इसका घनत्व 11 से भी ज्यादा है। यानी पानी से 11 गुना भारी? जी, और यहीं पर पृथ्वी का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। कोर का बाहरी हिस्सा यानी 2900 से 5150 किलोमीटर तक पिघले हुए लोहे और निकल का एक विशाल महासागर है। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो इसके केंद्र में है। आंतरिक कोर, जो बाहरी कोर से भी ज्यादा गर्म है, वो ठोस है। हाँ, ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है। ये कैसे हो सकता है? ज्यादा गर्म होने पर तो चीजों को और पिघलना चाहिए। इसका कारण है दबाव, प्रेशर। पृथ्वी के केंद्र में दबाव इतना ज्यादा है, सतह से लाखों गुना ज्यादा, कि वो लोहे के अणुओं को पिघलने ही नहीं देता। अच्छा, वो उन्हें कसकर एक ठोस गोले में बांधे रखता है। बिल्कुल, और इसी तरल बाहरी कोर और ठोस आंतरिक कोर के बीच एक और सीमा है। एक और असंबद्धता। हाँ, जिसे 5150 किलोमीटर की गहराई पर खोजा गया। इसका नाम है लिहमन असंबद्धता। तो ये तरल बाहरी कोर सिर्फ एक भूवैज्ञानिक तथ्य नहीं है, इसका हमारे अस्तित्व से भी कोई संबंध है? बहुत गहरा संबंध है। इसी पिघले हुए लोहे के महासागर के घूमने से पृथ्वी का शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बनता है। मैग्नेटिक फील्ड। एक तरह से हमारे ग्रह के केंद्र में एक विशाल डायनामो चल रहा है। एकदम सही। और यही चुंबकीय क्षेत्र एक अदृश्य कवच की तरह हमें सूरज से आने वाले खतरनाक सौर तूफानों और विकिरण से बचाता है। इसके बिना पृथ्वी पर जीवन शायद संभव ही नहीं हो पाता। बिल्कुल। तो कोर सिर्फ एक परत नहीं, बल्कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। ये तो अद्भुत है। तो इन सिज्मिक तरंगों का पीछा करते हुए हमने पृथ्वी की पूरी संरचना को समझ लिया। अब अगर हम एक कदम पीछे हटकर पूरी तस्वीर देखें, तो इन परतों का पृथ्वी के कुल आकार और वजन में क्या हिस्सा है? आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। क्रस्ट जिस पर हम रहते हैं, वो पृथ्वी के कुल आयतन का सिर्फ 0.5% है। सिर्फ आधा प्रतिशत? और द्रव्यमान का तो सिर्फ 0.2%। मेंटल सबसे विशाल है, आयतन में 83% और द्रव्यमान में 68%। और कोर? कोर सबसे दिलचस्प है। ये आयतन में सिर्फ 16% है, लेकिन पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का 32% हिस्सा इसी में है। अच्छा, ये दिखाता है कि ये कितने भारी और घने पदार्थों से बना है। जी। और ये हमें एक और दिलचस्प सवाल पर लाता है।
ये परतें किन तत्वों से बनी हैं? खासकर क्रस्ट, जहां सबसे ज्यादा विविधता मिलती है। क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, लगभग 47%। ऑक्सीजन। हाँ, ये सिलिकेट खनिजों में बंधा होता है। दूसरे नंबर पर सिलिका है, 27%। इसके बाद एल्यूमिनियम, लोहा और अन्य तत्व आते हैं। लेकिन अगर हम पूरी पृथ्वी की बात करें, सिर्फ क्रस्ट की नहीं, तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। बिल्कुल। पूरी पृथ्वी को एक इकाई के रूप में देखें तो सबसे प्रमुख तत्व लोहा है, लगभग 35%। और इसका ज्यादातर हिस्सा कोर में ही होगा? जी, कोर में केंद्रित है। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन आता है, लगभग 30%। ये दिखाता है कि पृथ्वी के निर्माण के दौरान तत्वों का बंटवारा हुआ है। और यही हमारे आखिरी सवाल का जवाब है, पृथ्वी की ये परतदार संरचना आखिर बनी कैसे? ऐसा क्यों है कि भारी लोहा केंद्र में है और हल्की चट्टानें सतह पर? ये पृथ्वी के जन्म के समय हुआ। शुरुआत में पृथ्वी आग का एक पिघला हुआ गोला थी। इस प्रक्रिया में, जिसे ग्रहीय विभेदन या प्लैनेटरी डिफरेंशिएशन कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण ने अपना काम किया। मतलब भारी चीजें नीचे चली गईं और हल्की ऊपर आ गईं? हाँ, भारी तत्व जैसे लोहा और निकेल केंद्र की ओर डूब गए और उन्होंने कोर बनाया, जबकि हल्के सिलिकेट खनिज वो तेल और पानी की तरह ऊपर तैरने लगे और उन्होंने मेंटल और क्रस्ट का निर्माण किया। तो पृथ्वी की ये परतें उसके उबलते हुए अतीत की निशानियां हैं। बिल्कुल। और सिस्मिक तरंगों के जरिए हमने उन निशानियों को पढ़ना और समझना सीखा है। बिल्कुल। ये एक शानदार वैज्ञानिक जासूसी की कहानी है जो हमें बताती है कि हम अपने पैरों के नीचे की दुनिया को कितनी गहराई से जानते हैं बिना वहां गए हुए। चलिए, इस गहरी यात्रा के मुख्य पड़ावों को एक बार फिर से दोहराते हैं। जी, एक क्विक रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहली बात, पृथ्वी अंदर से 3 मुख्य परतों में बटी है। सबसे ऊपर पतली क्रस्ट, बीच में विशाल मैंटल और केंद्र में सबसे भारी कोर। क्रस्ट के बारे में याद रखने वाली बात यह है कि ये महाद्वीपों के नीचे मोटी है, जो ग्रेनाइट से बनी है, और महासागरों के नीचे पतली है, जो बेसॉल्ट से बनी है। और मैंटल, वो आयतन में 83% और द्रव्यमान में 68% के साथ सबसे बड़ी परत है। इसका ऊपरी हिस्सा दुर्बलता मंडल प्लास्टिक जैसा है, जिस पर टेक्टोनिक प्लेट्स तैरती हैं। और कोर की सबसे महत्वपूर्ण बात, बाहरी कोर तरल है और आंतरिक कोर ठोस है। इसी तरल कोर के घूमने से पृथ्वी का सुरक्षा कवच यानी चुंबकीय क्षेत्र बनता है। और वो 5 सीमाएं या असंबद्धताएं जहां सिस्मिक तरंगे मुड़ती हैं। हाँ, क्रम से याद रखें तो कुनाड ऊपरी और निचली क्रस्ट के बीच, मोह क्रस्ट और मेंटल के बीच, फिर रेपिटी ऊपरी और निचली मेंटल के बीच, गुटेनबर्ग मेंटल और कोर के बीच, और आखिर में लेहमन जो बाहरी और आंतरिक कोर के बीच है। और तत्वों का खेल भी याद रखना जरूरी है। जी। सिर्फ क्रस्ट में सबसे ज्यादा तत्व है ऑक्सीजन, O। और पूरे पृथ्वी में सबसे ज्यादा तत्व है लोहा, Fe, जो ज्यादातर कोर में है। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं, हमारी पृथ्वी भूवैज्ञानिक रूप से जीवित है, जिसका गर्म तरल कोर एक डायनामो की तरह काम कर रहा है। लेकिन मंगल ग्रह का कोर ठंडा होकर लगभग जम चुका है, जिससे उसका चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो गया और उसका वायुमंडल अंतरिक्ष में खो गया। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात है, अरबों साल बाद जब हमारी पृथ्वी का कोर भी ठंडा हो जाएगा तो इस ग्रह का क्या होगा?